हेलो स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कार्य प्रमेय होते हैं, है ना, क्या चीज़ होते हैं। कार्य प्रमेय से हम क्या समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट ना। और अगर आपने कार्य चक्र नहीं पढ़ा है तो जाकर उनको देखना, उनका साइकिल क्या चीज़ होते हैं, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। उनका 4 कंडीशन है, उनको भी आपने देखा होगा दोस्तों। अगर नहीं देखा है तो जाके उन वीडियो को देखना, हमारा बहुत कुछ आपको समझ में आएगा दोस्तों। सबसे पहले वाला वीडियो आपने देखा है थर्मोडायनेमिक्स, जो सेकंड लॉ होता है वो क्या चीज़ होता है। उसके बाद आपने देखा है कि जो कार्य चक्र होता है वो क्या चीज़ होता है और उनको कैसे हम समझें। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है दोस्तों, कार्य जो प्रमेय होता है, कार्य जो थ्योरम होता है वो क्या चीज़ होता है, बहुत अच्छा है। आप पूरा समझना। इनके 2 कंडीशन हैं, 2 परिस्थिति होते हैं। इन 2 कंडीशन में ये कैसे काम करते हैं, इनको हम लोग बारी बारी से समझेंगे दोस्तों। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, ये 3 पेज में खत्म हो जाएगा। मैंने बोर्ड में लिखा है इसीलिए आपको लंबा लगेगा, लेकिन ये उतना लंबा नहीं जितना आप समझ रहे हैं, राइट ना। तो छोटा सा वीडियो है, बहुत बड़ा नहीं है ना। अब इतना तो जाता है, 20-25 मिनट तो चला ही जाता है नॉर्मली एक क्लास में, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को एक डायग्राम मैं बताना चाह रहा हूं। देखो, यहां पर हॉट रिसीवर है, मतलब गर्म हमारा सोर्स है। ठीक है, इसको T2 मान लेते हैं। मान लीजिए वहां पर जो हॉट का एरिया है बहुत ज़्यादा गर्म है। सबसे पहले आप एक चीज़ समझें, इंजन क्या होता है ये समझे पहले। मान लीजिए दोस्तों, ये हमारे पास कोई इंजन है, इस पर मैंने क्या कर दिया, पेट्रोल है या कुछ भी चीज़ है। एक गाड़ी के एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए पेट्रोल को मैंने डाल दिया इस टंकी पर, राइट। अब ये क्या करने लगेगा, जलने लगेगा, है ना। यांत्रिक प्रोसेस होगा, मैकेनिकल हमारा प्रोसेस होगा, जिसके कारण वो जलने लगेगा। और जैसे ही जलने लगेगा दोस्तों, ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात हमारे पास जो हीट है ना, जो हीट है, हीट एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं वर्क में, राइट ना। तो इंजन का काम क्या है, जो यहाँ पर एनर्जी को लेकर के वर्क में कन्वर्ट कर देता है ना। जैसे आपका शरीर खुद एक इंजन की तरह काम कर रहा है। आपने भोजन को खाया और खाने के बाद हम अपने आप को ऊर्जा से फील कर पाते हैं कि हमारे शरीर में वर्क करने की शक्ति आ जाती है। अर्थात हमारे पास जो इंजन का काम क्या है, हीट को कन्वर्ट कर देता है वर्क में। यही होते हैं हमारे पास बच्चों, इंजन होता है। क्या होता है, इंजन। आपने गाड़ी के इंजन सुना होगा। और दोस्तों देखिए, एक बात और आप अच्छे से समझना, जैसे हम इंजन में काम तो कर रहे हैं, इंजन तो काम कर रहा है उसको वर्क में कन्वर्ट करने के लिए, और साथ में वो क्या काम करता है पता है, कुछ एनर्जी को वो बाहर भी निकाल देता है। कुछ जो एनर्जी होगा ना उसको भी क्या कर देता है, वो बाहर निकाल देता है। जैसे आप देखे होंगे, जैसे बाइक वगैरह आप चलाते हैं ना, तो इंजन के पास, इंजन मतलब कुछ दूर चलने के बाद अगर आता है 5-6 किलोमीटर या 1-2 किलोमीटर चलने के बाद, तो आप उनके आसपास में अपने हाथ को रख के देखना, वहाँ एकदम हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसका मतलब कुछ एनर्जी बाहर भी चले जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, राइट ना। ये ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से आपने समझा होगा। उनको पूरी तरह से ऊर्जा में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। चलो, ये डायग्राम को सबसे पहले समझो। ये हमारा हॉट रिसीवर है, इसको T2 मान लीजिए। हमारे पास गर्म क्षेत्र है और ये हमारा ठंडा क्षेत्र है। देखो दोस्तों, जैसे हमारे जो इंजन है इसको कुछ एनर्जी मिलेगा, मतलब इसको Q2 एनर्जी मिल रहा है मान लीजिए, राइट ना। अब ये कुछ ऊर्जा को ले लेगा और लेने के बाद क्या होगा, इस इंजन पर वो प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा, राइट। और उसके बाद इसको हम W में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्थात वही बात मैं आपको समझा रहा था कि कोई भी इंजन जो होते हैं, है ना, हीट को लेकर के या फिर ऊर्जा को लेकर के वो उसको किस में बदल देता है, आपका वर्क में बदल देता है, कार्य में बदल देता है, राइट ना। और दोस्तों कुछ ऊर्जा को क्या कर देते हैं, वो कोल्ड क्षेत्र में अर्थात रिसीवर में दे देते हैं। अर्थात T2 हाई क्षेत्र से, हाई एनर्जी से चला गया, T1 तक चला गया। ये बात आप लोगों को समझ में आए। दूसरा कंडीशन देखिए जरा, देखो इसको सादी कॉर्ने ने इसको पहली बार प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने उल्टा भी काम किया। मालूम है कैसे उल्टा काम किया? देखो, ये गर्म से ठंडा की ओर तो आ गया, लेकिन ये एक प्रोसेस में सोच रहा है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास जो ठंडा क्षेत्र से ऊर्जा लेकर के, देखो ये Q1 है, ये Q1 डैश है, अंतर बताने के लिए। ये पहला कंडीशन को बताएगा, अभी हम समझेंगे, और ये हमारा दूसरा कंडीशन को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी Q1 है, यहाँ भी Q1 है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर मैंने डेफ लगा दिया है। डेफ का मतलब थोड़ा से मैं चेंजेस को बता रहा हूँ, थोड़ा से परिवर्तन को ना। इसमें क्या फर्क, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा। अगर मान लीजिए मैं Q1 डेफ नहीं लगाऊंगा तो दोनों आपको सेम लगने लगेगा, किसमें का किसका है समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये तो पहला समझ में आ गया कि हमारे पास
उच्च ऊर्जा स्तर से मतलब गर्म क्षेत्र से ठंडा क्षेत्र की ओर आ गया और कुछ ऊर्जा जो होते हैं वो वर्क में कन्वर्ट हो गया और कुछ एनर्जी बाहर रिलीज हो गए। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया, गाड़ी के जो इंजन होता है गर्म के बाद क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे ठंडा होने लगते हैं, एनर्जी को बाहर निकालने लगते हैं, राइट ना। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये ठंडा क्षेत्र से कुछ ऊर्जा को लेकर के ये इंजन में चला गया और इंजन को भी कोई ऊर्जा दे रहा है, हमारे पास कोई W दे रहा है जिसको W डेफ पे दर्शा रहे हैं। फिर ये चले जाते हैं Q2 की ओर चले जाते हैं, मतलब गर्म क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। ऐसा ये सोच रहा है ना, ये पहला तो सही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ऐसा भी करके देखते हैं। तो इन्हीं को हम बहुत अच्छे से बारी बारी से समझेंगे, अच्छा लगेगा। चलो ये पेज को हम पूरा समझेंगे। पहले बहुत ईजी समझते हैं। देखो सन 1824 में वैज्ञानिक सादी कार्नो ने, इसका वैज्ञानिक का नाम है, उष्मा इंजनों की दक्षता एफिशिएंसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण खोज की। मतलब जो इंजन है उनकी अलग अलग क्षमता होती है, उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण खोज किया और ये उत्क्रमणीय प्रक्रम इंजन के लिए क्या होते हैं, एक प्रमेय प्रस्तुत किया। मतलब उत्क्रमणीय मतलब एक दिशा में आया और इधर से फिर इसको लेके जा रहा है, मतलब ये रिवर्सिबल है। कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल है। इसका मतलब रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। ठीक है, तो एक प्रमेय प्रस्तुत किया, थ्योरम प्रस्तुत किया। थ्योरम है ना, जिसे कार्नो प्रमेय कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, कार्नो प्रमेय कहेंगे। क्या लिखेंगे, छोटी सी बात है। सन 1924 में वैज्ञानिक है ना सादी कार्नो, ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, SADI कार्नो, CARNOT कार्नो है ना, ने एक खोज किया। क्या खोज किया पता है, जो उष्मा होते हैं ना, उष्मा इंजनों की दक्षता के लिए है ना के संबंध में एक महत्वपूर्ण खोज की और उत्क्रमणीय उष्मा के संबंध में क्या किया, एक प्रमेय प्रस्तुत किया जिसे कार्नो प्रमेय के नाम से जानते हैं। इतना समझ में आ गया होगा सभी लोग को। 1924 में, फिर रिपीट करता हूं, सादी कार्नो ने है ना उष्मा, हमारे पास जो इंजन होते हैं उसकी दक्षता मतलब उसकी एफिशिएंसी, दक्षता के संबंध में एक हमारे पास प्रमेय प्रस्तुत किया, एक हमारे पास खोज दिया महत्वपूर्ण। इस प्रमेय को हम लोग कहते हैं कार्नो प्रमेय के नाम से जानते हैं। अगर 1 नंबर 2 नंबर में आए तो हम इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास इसका छोटा सा एक परिभाषा दे सकते हैं। देखो इस प्रमेय के अनुसार समझते हैं, 2 समान तापों में महत्व कार्यों करने वाली सभी उत्क्रमणीय उष्मा इंजन की दक्षता क्या होती है, समान होती है। अर्थात दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, 2 समान तापों में, यहां पर देख सकते हैं इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए यहां पर टेम्परेचर को क्या रखे हैं, इक्वल रखे हैं। और आगे हम समझेंगे, कंडीशन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 समान तापों में मध्य कार्य करने वाली, उसके मध्य अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो सभी उत्क्रमणीय उष्मा इंजन की दक्षता क्या होनी चाहिए, समान होती है, यह ऐसा कह रहे हैं। अब दोस्तों उष्मागतिकी के द्वितीय नियम की सहायता से सिद्ध किया जा सकता है। इस नियम को थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ की मदद से इसको हम लोग प्रमेय को अच्छे से सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें 2 कंडीशन का वर्णन नीचे हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। ये छोटा सा बात है, इसको सिद्ध करने के लिए हमको 2 कंडीशन लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको चित्र में यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कंडीशन यहाँ है, दूसरा कंडीशन यहाँ है, इसी को मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा। तो पहले कंडीशन हम पहले समझ लेते हैं, फिर दूसरा कंडीशन। चलो आप स्क्रीनशॉट एक बार पहले ले लो। ठीक है बच्चों, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस देखिए धीरे धीरे से समझ में आता है जी, ऐसा कोई खाने का लड्डू नहीं एक बार में आप तुरंत खा लेंगे, राइट ना। चीज़ें धीरे से समझ में आती है, आप समझने का कोशिश करें, वीडियो को ध्यान से देखें, है ना, और अच्छे से उनको लिखते भी जाए कॉपी में। मेरा बात मानो, आप मेरा तो बात मानो, मैं अच्छा सपोर्ट करता हूँ आप सबको और सलाह भी अच्छा देता हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें या फिर क्या कर लिया करें कि सामने वीडियो को रोक दिया करें और उसको 5 मिनट लिख लिया करें। ज़्यादा लंबा नहीं है, मैं पूरे निचोड़ के ना जो 5 पेज 4 पेज आता है उसको निचोड़ के 3 पेज में लेके आ जाता हूँ, ताकि आप ज़्यादा समझ सके। पेपर में इतना वक्त रहता नहीं कि 5 नंबर के लिए आप 6 पेज लिखते रहेंगे, 5 नंबर के लिए आप 3 पेज भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं केमिस्ट्री में खास करके। ओके फ्रेंड, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका प्रमेय क्या होता है समझा। फिर इसके लिए 2 समान तापों के मध्य कार्य करने वाली सभी उत्क्रमणीय उष्मा इंजन की दक्षता क्या होती है, समान होती है। और इसे हम लोग 2 परिस्थिति मतलब कंडीशन से समझ सकते हैं। इनका नीचे वर्णन हम लोग कर रहे हैं। अगर फ्रेंड हमारे यूट्यूब चैनल के अगर लिंक से नहीं जुड़े हैं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से, तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 8818867195। इस नंबर पर मुझे अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम बताना और आप सभी को मैं लिंक दे दूंगा। छत्तीसगढ़ के अलग अलग
महाविद्यालय और अलग अलग यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड। चलिए अब इसके दोनों कंडीशन को हम लोग बारी बारी से एक एक पेज में समझते हैं फ्रेंड। ओके, चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला कंडीशन क्या है, इनका पहला परिस्थिति क्या है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा फिजिकल वाला पार्ट है, लेकिन आप धीरे धीरे से समझते जाएंगे क्लास को तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। बट आप सभी लोगों को इसको समझना पड़ेगा, राइट ना, चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। देखो, मान लो दो उत्क्रमणी इंजन T1 और T2 है। मान लीजिए हमारे पास जो दो ठो इंजन है, इसको हम लोग मान लेते हैं T1 और क्या मान लेते हैं T2। दो हमारे पास क्या है, इंजन है, राइट ना, के मध्य कार्य कर रहा है। मान लो दो इंजन, दूसरा हमारा पहला ये है और हमारा दूसरा ये है, सॉरी दूसरा इंजन ये है, पहला इंजन ये है हमारा है, राइट ना। तो इसमें कह रहा है कि जो पहला इंजन है उनकी दक्षता दूसरा इंजन की तुलना में ज़्यादा है, यही कह रहा है। देखो, मान लो दो उत्क्रमणी इंजन T1 और T2 है। मान लो दो ठो हमारे पास इंजन है T1 और T2, दोनों का अलग अलग हमारे पास मान है। ये T2 है और ये हमारे पास मान क्या है, T1 है। दो हमारे पास अलग अलग एरिया है। एक नया शब्द है हमारे पास सिक, क्या चीज़ है, देखो जब कोई चीज़ ठंड से गर्म से ठंड की ओर जब जाते हैं तो उनको सिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको बता रहे थे ना अभी कुछ देर पहले, यहाँ पर मान लीजिए कोई इंजन है। अब इंजन ये वर्क करने के बाद, जो यहाँ पर ईंधन का इस्तेमाल करने के बाद अगर एक वर्क में कन्वर्ट हो जाता है W में, राइट ना, तो इसके बाद ये चला जाता है सिक में। कहाँ चला जाता है, सिक में, अर्थात ये कुछ एनर्जी को रिलीज कर देता है बाहर, जो ठंडा क्षेत्र में आ जाता है। यही होता है हमारे पास सिक होता है, राइट ना। ये बात आप समझ गए होंगे, ठंडा की ओर जाना। तो हमारे पास दो रिसीवर है T2 और T1, यही कह रहे हैं, दो अलग अलग हमारे पास टेम्परेचर है T1 और T2 के मध्य कार्य कर रहे हैं। मान लो दो इंजन, इंजन दूसरा की दक्षता, ये दूसरा है इंजन, इसकी दक्षता इंजन पहला मान लो पहला से कम है। मान लीजिए हम मान लेते हैं, मानने का बात है, मानने में क्या जाता है भाई, ठीक है। ये कह रहा है कि हमारे पास जो पहला इंजन की जो दक्षता है वो ज़्यादा है दूसरे इंजन की तुलना में। ये लिखा हुआ है दूसरे इंजन की दक्षता पहले से कम है, अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कार्य कर रहे हैं W मान लीजिए और यहाँ पर मान लीजिए W डैश मान लीजिए, सपोज करो। ओके, तो यहाँ हम लिखे हैं अतः W बड़ा है W डैश से, ये मान सकते हैं। अब देखो हमारे पास ये पहला कंडीशन है ना, याद रखना, T2 अवशोषित ऊष्मा मान लो Q2 है, अर्थात दोस्तों यहाँ पर जो T2 है ये ऊर्जा अवशोषित कर रहा है, जो हमारा इंजन है वो ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, इसका नाम क्या है, Q2 है। तो इसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्या है हमारे पास, Q2 है। फिर इंजन द्वारा किया गया कार्य क्या मान लेते हैं, इसके द्वारा इंजन द्वारा किया जो कार्य है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, W मान लेते हैं। जब इसके लिए ज्ञात करेंगे तो W डैश मान लेंगे, है ना। फिर समझते हैं T1 ताप पर, अथ यहाँ देखो T1 ताप पर, यहाँ पर टेम्परेचर हमारा 1 है, T1 ताप पर सिक को दी गई ऊष्मा क्या मान लेते हैं, -Q1। आप सभी लोग जानते हैं जब किसी तंत्र को हम ऊष्मा देते हैं, ओके, तो वहाँ प्लस लगेगा, और जब किसी से हम ऊष्मा लेते हैं तो वहाँ माइनस हो जाएगा। मान लीजिए आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, ये मेरा मान लो सपोज करो ये मेरा सिस्टम है, अगर इस सिस्टम को कोई एनर्जी हम देंगे तो ये प्लस में Q होगा, ठीक है, ये W वर्क कराएंगे तो प्लस में W होगा। लेकिन ये सिस्टम अगर कोई सराउंडिंग को अगर ऊष्मा दे तो -Q होगा, और कोई वर्क अगर दे तो -W होगा। यही बात कर रहे हैं, ये चिन्ह परिपाटी आप सभी लोग जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। तो इन्हीं बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो T1 ताप पर सिक को दी गई ऊष्मा, अर्थात इसको हम क्या लिखेंगे, -Q1 लिखेंगे, अर्थात अगर सिक को दे देते हैं, कोई इंजन हमारा किसी दूसरे को दे रहा है तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये हम लिखेंगे -Q1 लिखेंगे, मान लीजिए Q1 लिख लेते हैं। तो W हमारा जो कार्य होगा Q2 से चला गया Q1 की ओर, ये Q2 से चला गया Q1 की ओर। लेकिन Q2 जब है ना, देखो ये Q2, ये इंजन की बात कर रहे हैं हम लोग, इस पार्ट में पूरा इंजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंजन को मैंने ऊष्मा दिया तो Q2 हमारा प्लस के रूप में है, क्लियर है, प्लस के रूप में है। लेकिन मैं इस इंजन से ऊर्जा अगर निकाल दूं तो ये माइनस में Q1 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी, सभी लोग को समझने का कोशिश करो ना, पूरा समझ आएगा। देखो मैं W जो कार्य कर रहा है Q2 - Q1 लिखा। ये इंजन के बारे में बात करें, इस इंजन को जब हम ऊष्मा दे रहे हैं तो Q2 लिखेंगे प्लस में, और जब इस इंजन से एनर्जी को निकाल दे तो ये माइनस में हो जाएगा, Q1 माइनस हो जाएगा। बस यही तो बात है। फिर या करके हम दूसरा लिख सकते हैं सेम। देखो मान लो Q2, अब सपोज करो मान लो Q2 है, अब उससे हम ऊष्मा को निकाल रहे हैं। देखो
ये हमारे पास वर्क है। अब जब इस सिस्टम से, इंजन से अगर ऊर्जा को हम निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में Q हो जाएगा, देखो माइनस में W हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, Q1 हो जाएगा। अगर हम Q1 का मान निकालें तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसके बारे में हम बात सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। ओके, इतना बात समझ में आ गया सभी लोगों को। चलो अब आगे देखते हैं। इसी तरह हमारे पास इंजन दूसरा, ये देखो इंजन हमारा दूसरा है, उच्च ताप उष्मा कुंड T2 ताप Q2 अवशोषित करता है। ये देखो हमारे पास, ये जो हमारे पास हाई एनर्जी है, ये हमारा इंजन दूसरा है। ये क्या कह रहा है, इंजन दूसरा उच्च ताप उष्मा कुंड T2, इसको देखो T2 ताप Q2 अवशोषित कर, ये अवशोषित करेगा, उष्मा को अवशोषित कर ले रहा है, ये इधर चला जा रहा है ना, ये जस्ट उल्टा हो रहा है दूसरा हमारे पास जो इंजन होगा उसमें, ठीक है। तो कर लेता है और W डैश कार्य करता है। तो देखो यहां पर जो कार्य कर रहा है वो क्या है हमारे पास, W डैश। ये देखो इस इंजन के ऊपर हम कार्य करा रहे हैं ना, उल्टा, जस्ट इसके उल्टा, इसीलिए तो एक साइड गया दूसरा साइड रिवर्सिबल। लिखने का मतलब क्या है, उत्क्रमणी मतलब दोनों दिशा में काम कर रहा है। इसी बात को तो हमको थोड़ा सा समझना है, बस उल्टा है और बाकी और कुछ नहीं है। इसी चीजों को हमको पूरा यहाँ थ्योरी में लिखना है, बस बाकी और कुछ नहीं। देखो इंजन दूसरा, यहां पर उच्च ताप उष्मा कुंड, ये उच्च ताप उष्मा कुंड है, T2 मान लो, जानते हैं ताप, Q2 उष्मा अवशोषित करता है। ये देखो Q2 उष्मा अवशोषित करता है, ये देखो ये Q2 उष्मा क्या करता है हमारे पास, अवशोषित करता है। इसको चाहे तो हम डैश लिख सकते हैं। ओके, उष्मा इंजन सेकंड, ये सेकंड का बात कर रहा है, पहला से कम दक्ष वाला है। क्या है, इसकी दक्षता कम है, शुरू में हमने बोला, इसीलिए कम कार्य करता है। इसीलिए क्या करता है, ये कम कार्य करता है। अतः W बड़ा है W डैश से, है ना। यह इंजन W कार्य कर शेष उष्मा को Q2 माइनस W डैश सिक को दे देता है। किसको दे देता है, ऊपर सिक को दे देता है, मतलब अपोजिट हो जाता है। तो मान लेते हैं ये जस्ट हमारा उल्टा हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो आपने मान निकाला था ना, कहाँ गया, हाँ ये मान निकाला था, इसमें फर्क क्या है बोलो, यहाँ डेफ नहीं लगा है, यहाँ पर क्या लगा है हमारे पास, डेफ लगा है। W डैश है, Q1 डैश है, यहाँ डेफ नहीं है, बस इतना ही तो है। चलो एक बार आप रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो एक बार, ठीक। चलो इतना समझ में आ गया होगा, पूरा चित्र पर निर्भर है सारा चीज, आप ध्यान रखना बस, ठीक है। चलो बच्चों अब हम लोग दूसरा कंडीशन को भी समझते हैं। इसका दूसरा कंडीशन भी बहुत ज्यादा इजी है। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग समझते हैं इसका दूसरा कंडीशन क्या है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दोनों कंडीशन को दोस्तों अच्छे से लिख देंगे, ये करीबन 3 पेज, मान लीजिए 2.5-3 पेज में ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात आप सभी लोग जान लीजिए कि हमारे पास जो कार्नो थ्योरम है ये हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये 3 नंबर या 4 नंबर में दे सकते हैं, इनको आप अच्छे से तैयारी करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप 3rd सेमेस्टर में हैं, लेकिन 3rd सेमेस्टर में चैप्टर अगर हम बात करें 10 चैप्टर नहीं है, ना 12 चैप्टर नहीं, ना 11 नहीं है, ना 9 नहीं है, ये सिर्फ 7 चैप्टर आपको दिए गए हैं, जो बहुत ज़्यादा सबसे बढ़िया है हमारा 3rd सेमेस्टर का सिलेबस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। अगर सीख रहे हैं दोस्तों तो लाइक कमेंट करना आप मत भूलना। ओके, बहुत अच्छा है हमारा क्लास, आप सभी लोग सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों दूसरा कंडीशन। अब उष्मा जो होते हैं इंजन पहला को, मतलब इंजन जो हमारा पहला है ये वाला को इंजन दूसरा से इस प्रकार जोड़ देते हैं। देखो इसको एक दूसरे के साथ हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं आपस में, इस प्रकार जोड़ देते हैं कि इस प्रकार से जोड़ दिया जाए कि इंजन पहला, ये जो हमारा इंजन पहला है ये वाला सीधा दिशा में, तथा ये सीधा दिशा में चल रहा है, देखो ये इस तरह से चल रहे हैं, तथा इंजन दूसरा, ये वाला हमारा इंजन दूसरा है उल्टी दिशा में चलें। देखो ये उत्क्रमणीय बता रहे हैं ना, ये इधर से चल रहा है फिर रिटर्न ऊपर जा रहा है, इसीलिए हम इनको उल्टी दिशा कह रहे हैं। इंजन पहला जो हमारा इंजन ये वाला पहला है T2 ताप पर, ये T2 ताप पर Q2 उष्मा अवशोषित कर, ये देखो Q2 उष्मा अवशोषित कर W कार्य करता है, ये देखो W कार्य करता है, और शेष उष्मा Q1, ये देखो शेष उष्मा Q1 सिक को दे देता है, अर्थात सिक को दे देता है, ठीक है। ये बात सभी लोग को समझ में आ गया होगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर आगे देखते हैं T1 ताप पर देता है, ठीक है। अब इतना बात तो सभी लोग को समझ में आ गया होगा, नो डाउट, यहां तक सभी समझ में आ गया है ना। यहाँ क्या कर रहा है, टेम्परेचर T2, इंजन दूसरा को Q2 उष्मा अवशोषित करने के लिए दिया जाता है, Q2 उष्मा निकाल देता है तथा शेष उष्मा को हम सिक को दे देते हैं, मतलब जो ठंडा क्षेत्र है उसको, उसी को सिक कर रहे हैं। इंजन दूसरा हमारे पास, ये इंजन दूसरा है T1 ताप पर, ये T1 ताप पर देखो है ना, W
W कहाँ गए, W पर 6 से Q1 डैश ऊष्मा अवशोषित कर W डैश कार्य करता है। देखो अब इसी को उल्टा कर देंगे हम, जो Q हमारे पास इंजन दूसरा है वो T1 से Q1 डैश ऊष्मा अवशोषित कर और W डैश वर्क ले करके किस में चला जाता है, हमारा T2 एरिया में चला जाता है। Q2 को देखो शेष ऊष्मा Q2 ये है ना T2 ताप पर स्रोत को दे देता है। यही बात उल्टा आगे कह रहे हैं। एकदम इजी है यार, एकदम इजी है बिल्कुल। आप ये चित्र को समझो, चित्र को समझो। ये क्या कह रहे हैं, दूसरा हमारा इंजन है T1 टेम्परेचर से 6 से Q1 डैश ऊष्मा लेकर के और W डैश कार्य करा के Q2 जो अतिरिक्त ऊर्जा उसको किसको दे देता है, हमको T2 को दे देता है, हाई हमारे पास टेम्परेचर को सोर्स को दे देता है। यहां तक सभी लोग को समझ में आ गया। यहां पर नोट डाउन करें, इतना एक स्टेप में पढ़े, दूसरा स्टेप इतना है, राइट ना। पूरा चित्र का खेल है बस, ठीक। इंजन दूसरा कूलिंग की भांति कार्य करता है, सही बात है। ये हमारा जो दूसरा हमारे पास इंजन है ये कूलिंग की तरह काम करता है, क्योंकि यहीं से ऊष्मा क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सिक से ऊष्मा लेकर के सोर्स को दिया जाता है, क्योंकि ये सिक से ऊष्मा लेकर के किसको दे रहा है, T2 को दे रहा है, सोर्स को हमारे पास एनर्जी दे रहा है। आई मीन सभी लोगों को इतना बात तो समझ में आ गया होगा। दोनों इंजनों को संयुक्त करने पर हम सभी जानते हैं Q2 माइनस Q2 बराबर क्या मान लेते हैं, दोनों की ऊर्जा बराबर है यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि उन्हीं को ऊर्जा मिल रहा है, फिर ये यहाँ से लिया फिर वहाँ दे दिया तो 0 मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो W कार्य कर रहा है लिख सकते हैं हमारे पास W, ये W, अब माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, W डैश, ठीक है। क्योंकि यहां हमारे पास सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर दोस्तों हमारे पास ऊष्मा दे रहे हैं किसी को तो ये प्लस में और ये हमारा माइनस में। हम इसको फिर और लिख सकते हैं, जो हमारे पास Q1 बराबर क्या लिख सकते हैं, और Q2 माइनस क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं। अब ये W लिखने का मीनिंग क्या है बताइए, माइनस में लिखने का मीनिंग क्या है, ऊष्मा निकला होगा, जो वर्क उसके लिए कार्य कर रहा है, कोई दूसरे के लिए। अब वैसे हम इसके लिए भी लिख सकते हैं, यहाँ Q1 है, यहाँ भी Q1 है, लेकिन ये बिना डैश वाला है, ये डैश वाला है। डैश वाला मीन्स इसके लिए एक बार बता रहे हैं, एक बार इसके लिए बता रहे हैं हम लोग, राइट। इसी को हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखो दोनों के अंतर देखते हैं, Q1 डैश माइनस Q1, तो Q1 डैश ये वाला है और Q1 ये वाला है, दोनों में हम माइनस करेंगे, ओके। तो Q1 डैश का मान क्या मिला है हमको, Q1 डैश का मान इतना मिला है, तो Q2 माइनस W डैश, ये देखो Q2 माइनस W डैश इसके जगह में ना, Q1 डैश के जगह में, ओके। माइनस का माइनस हो गया, क्लियर हो। अब पूछ रहा है Q1 का मान, तो Q1 का मान इतना मिला है, Q2 माइनस W मिला है, तो इसको मैंने लिख दिया। देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, Q1 डैश का मान इतना है, हम इतना रख दिए। Q1 का मान कितना मिला है हमको, Q2 माइनस W है, तो इसको मैंने रख दिया। अब कुछ कट जाएगा क्या, ये Q2 कट जाएगा, दोनों कट गया माइनस होकर के, बचा रह गया क्या, W प्लस बचा है और माइनस में बचा है W डैश, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इतना। यही है, इसके लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल चीज़ है। चलो आप एक बार स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ओके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझा कि हाँ हमारे पास जो कार्नो प्रमेय होता है, थ्योरम होता है, क्या चीज़ होता है, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश किया। जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई, राइट ना। तो आप सभी लोग कोशिश करें एकदम समझने का, ठीक है। एक बार देखें वीडियो को, 2 बार देखें, चित्र को समझने का प्रयास करें, है ना। तो ये सभी चीज़ मैंने शॉर्ट और स्वीट समझाने की कोशिश किया है वीडियो को, और बहुत सारी चीज़ों को मैंने नहीं लिखा है, नहीं तो आपके लिए और हेडेक हो जाएगा, ओके। हमारे लिए जो पेपर के बेस पर IMP है उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो दोस्तों कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, राइट ना। देखो लिखो फिर क्लीन करो, लिखो फिर क्लीन करो, मेहनत तो लगती है, राइट ना। तो आप सभी हमारे जो स्टूडेंट है धूम मचा के हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सके, समझ सके। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट करना आप मत भूलना, ओके। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा एंट्रोपी के ऊपर वीडियो आएगा, राइट ना। और कर्नो जो चक्र है उनको भी आप एक बार जरूर देख लेना। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन काफ़ी आपको सीखने के लिए मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।